हेलो स्टूडेंट्स, अस्तित्व के और एक नए सीरीज में आप सबका स्वागत। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस टॉपिक, बहुत छोटा है बट बेस उसका बहुत बड़ा है। डीएनए के लिए हम लोग आज बात करेंगे और ये जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं अस्तित्व जीत का, अस्तित्व नीट का, हम लोग सब मिलके इसमें काम कर रहे हैं और हम लोग नीट को अपने अस्तित्व में लाएंगे। वहीं पे आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले, मेरे बैकग्राउंड पिक्चर में देख के समझ में आ रहा है, डीएनए के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। डीएनए कैसे होते हैं, डीएनए में कौन से न्यूमेरिकल्स हम लोग कंपाइल कर सकते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है, कहाँ से कैसे इनके फॉर्मेशंस होते हैं, वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत छोटा है, बेस है, बट इसमें भी बहुत से न्यूमेरिकल्स कंटेंट हो सकते हैं। तो एनीवे वही आज हम लोग यहाँ पे डीएनए में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग डीएनए में देखते हैं, डीएनए डबल हेलिकल फॉर्म पे है, इसको इन्हें ऑब्जर्व किया, इसको इन्होंने देखा, लाइक इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी क्लियरली गिवन इन एनसीईआरटी। इवन तुम लोग के पास भी इंफॉर्मेशन है कि चलो ऑब्जर्वेशन कौन किए थे, विल्किंसन फ्रैंकलिन ने, देन मेसेल्सस्टल, देन कुछ जगहों में हॉफमेस्टर भी है, एंड देन भी सम केसेस 3D ऑब्जर्वेशन जो है, 3D मॉडल फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय वाटसन क्रिक 1953। तो ये सब इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी। उसी को हम लोग यहाँ पे पॉइंट आउट किए। कैसे? न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं बेसिकली बॉडी में डीएनए एंड आरएनए होते हैं। फिर भी हम लोग नॉर्मली डीएनए को पकड़ते बिकॉज इट्स स्टेबल एज कम्पेयर टू आरएनए। अदर बिल्डिंग ब्लॉक जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जेनेटिक मटेरियल इज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हर मैक्सिमम डीएनए होते हैं, डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। इन दैट आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, कुछ वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, नॉट इन एवरीवन, कुछ में। आरएनए मोस्टली फंक्शन एज मैसेंजर, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन ये सब प्रोसेस हम लोग जानते हैं, तो उस जगहों में आरएनए एज अ फंक्शन ऑफ मैसेंजर भी काम करते हैं। तो मैसेंजर मतलब एमआरएनए फॉर्मेशन में ये वहाँ पे हेल्प करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो ये डीएनए वाला कंटेंट है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मिलके, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ के ये डीएनए बनते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स कैसे हैं? डीएनए आरएनए से पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये हम लोग देख रहे हैं, बट ये न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बेसिकली जुड़े हुए होते हैं, कैसे इनके फंक्शनल कंडीशंस होते हैं, वही आज हम लोग देखेंगे। तो कुछ इन्फॉर्मेशंस तो पहले से ही हम लोग के पास है, अगर हम लोग उसको देखना चाहेंगे तो थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं उसमें कैसे हम लोग इसमें एग्जीक्यूट करते हैं। थोड़ा देख लो। डीएनए में हम लोग देखेंगे, मतलब नॉर्मली रफली मैं एक डीएनए ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ भी हो मतलब रफी है ये। तो डीएनए ड्रॉ करूंगा तो डीएनए में हम लोग को जब बताया ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं, दीज आर द स्ट्रैंड्स राइट, जहाँ पे शुगर फॉस्फेट ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म पे होते हैं। यहाँ पे फॉस्फेट शुगर एंटीपैरल कंडीशन में शुगर फॉस्फेट ऐसे होता है। जहाँ पे ये शुगर रहते हैं बेसिकली बेस पेयर्स उनके बीच में ही बनते हैं। जहाँ पे ये शुगर्स होते हैं इनके बीच में बेस पेयर्स बनते हैं, और इन जगहों में हर एक कंडीशन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होता है। तो इन दैट केस नाइट्रोजन भी होते हैं। तो अप टू हम लोग अगर देखेंगे कि प्रॉपर वे में यहाँ पे कोई भी एक बेस पेयर बने, फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजनस बेस होते हैं, मतलब हर एक बेस पेयर के लिए न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होता है। तो वही न्यूक्लियोटाइड्स ये ऐसा एक नहीं है, ऐसे बहुत से बनते रहेंगे, एंड दैट ये न्यूक्लियोटाइड बन के अल्टीमेटली पूरा चेन बनेगा। जो चेन हम लोग ऑलरेडी इस जगह पे ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड चेन, जहाँ पे फॉस्फेट है, शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजनस बेस, इस कंडीशन से नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जुड़ के ये पूरा का पूरा डीएनए बनाता है। तो इन दैट केस जब ये डीएनए बनाएगा, किस अकॉर्डिंगली बना रहा है वो भी हम लोगों को देखना है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे डीएनए बना रहे हैं, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो ये डीएनए का कंटेंट है। न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट्स कौन से? नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। अगर यहाँ पे एक मिस हो जाए तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर ही रहे, फॉस्फेट ना रहे, मतलब पहला 2 अगर हो जाए तब हम लोग उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, और जब ये तीनों एक साथ होते हैं हम लोग उसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियोसाइड है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, ये हम लोग क्लियर कर लिए। तो इन दैट केस न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड, तो ये हो गया फॉस्फेट, ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, ये हो गया शुगर, इनके बीच में ये बनेगा एस्टर बॉन्ड, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हम लोग एक एक करके आएंगे कैसे ये बनते हैं। सो दिस इज अ बेसिक वन। यहाँ पे नाइट्रोजन के जो बेसिस है वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन।
प्यूरिन में दो पार्ट होंगे, देयर इज एडेनिन एंड गुआनिन, वेयर इज इन केस ऑफ पिरिमिडिन में दैट मीन्स थायमिन, साइटोसिन एज वेल एज यूरासिल, ये तीनों होंगे। तो एक में दो होते हैं, एक में तीन होते हैं, एंड दैट अकॉर्डिंगली ये सेपरेशन होता है। जहां पे ये तीन होंगे दैट इज ये वाला यूरासिल जो है, यूरासिल हमेशा हर जगह नहीं रहता है। जहां पे आरएनए में ये थायमिन नहीं होगा, वहां पे यूरासिल होगा, और बाकी डीएनए में एडेनिन गुआनिन प्यूरिन कंडीशन में होगा, पिरिमिडिन में थायमिन साइटोसिन होगा। यहाँ पे यूरासिल होता नहीं है। आरएनए के इसमें यूरासिल आएगा और उस जगह में ये थायमिन होगा नहीं, सिर्फ यूरासिल होगा। तो इस अकॉर्डिंग ये बनते हैं। जहाँ पे थायमिन 5-methyl यूरासिल प्रेजेंट ओनली इन डीएनए, यूरासिल प्रेजेंट इन आरएनए। तो इस अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें ये वाली इंफॉर्मेशन जानते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स है, ये एडेनिन का है, ये गुआनिन का, ये थायमिन साइटोसिन, मतलब ये वाले स्ट्रक्चर्स है। अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना, इन केस ऑफ एडेनिन एज वेल एज गुआनिन, जो प्यूरिन वाले हैं, प्यूरिन वाले के 1, 3, 7, 9, ये चार जगहों में 1, 3, 7, 9 इन चार पोजीशन में नाइट्रोजन स्पेस होते हैं। इन केस ऑफ पिरिमिडिन उनके 1 और 3 में होते हैं। इन दैट केस प्यूरिन में 1, 3, 7, 9, पिरिमिडिन के 1 और 3 पोजीशन में कौन से होते हैं? नाइट्रोजन्स होते हैं। इन दैट ये पूरे बेसिस में देखो यहाँ पे कौन से पोजीशन, 1, 2, 3, 4, इन चार जगहों में पोजीशंस है 1, 3, 7, 9, और इनके कितने होंगे? 2 पोजीशन में नाइट्रोजन होंगे, बाकी तो एमोनिया वगैरह होगा, बट नॉर्मली ये है नाइट्रोजन्स होंगे। क्लियर और नॉट? ऐसे हिसाब से नाइट्रोजन्स होते हैं यहाँ पे, अच्छे से देखना। तो कंडीशनली इस अकॉर्डिंगली ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। इन केस ऑफ दिस नाइट्रोजन बेस इज लिंक्ड टू द पेंटोज शुगर थ्रू अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, मतलब नाइट्रोजन बेस, शुगर है नाइट्रोजन बेस, ये जो दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होता है दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये जो शुगर है ये पेंटोज शुगर है जो यहाँ पे ऑक्सीजन आउटसाइड कंडीशंस में है। तो इसमें जो बॉन्डिंग होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और इसके साथ जो फॉस्फेट का बॉन्ड होगा वो होगा एस्टर बॉन्ड। तो दैट मीन्स एडिनोसिन एडेनिन फॉर्म है। जब एडेनिन के साथ शुगर ऐड हो जाता है इट बिकम्स एडिनोसिन, दैट इज न्यूक्लियोसाइड। जब उसके साथ फॉस्फेट ऐड होगा तो ये न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, दैट मीन्स ये कंडीशन न्यूक्लियोसाइड फॉर्म है। तो ये सब कुछ क्या है? यूराडीन, डाइडिऑक्सीयूराडीन, सब कुछ न्यूक्लियोसाइडल फॉर्मेशन। मतलब नॉर्मली एडिनोसिन, द एडेनिन प्लस शुगर दैट बी एडिनोसिन, इट्स अ न्यूक्लियोसाइड। गुआनिन प्लस शुगर गुआनोसिन, ये प्यूरिन के है। और पिरिमिडिन के होंगे तो पिरिमिडिन वाले में डीन हो जाएगा, दैट इज थायामीन प्लस शुगर थायामिडीन, यूरासिल प्लस शुगर यूराडीन, साइटोसिन प्लस शुगर साइटाडीन, दैट मीन्स उस हिसाब से हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये वाले फॉर्म पे सेम, जब तीनों एक साथ होंगे न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वेस्टर बॉन्ड कंडीशन में आएगा। अभी देखो यहाँ पे आरएनए स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड इनिशियल OH ग्रुप इन 2 पोजीशन राइबोस कंडीशन, 2 न्यूक्लियोटाइड लिंक्ड थ्रू 3' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टू फॉर्म अ डाइन्यूक्लियोटाइड। मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड ऊपर नीचे, 2 न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे एक फॉस्फेट है, ये ऊपर और एक होगा, तो दोनों के बीच में जो होगा ये होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अगर एक होगा तो एस्टर बॉन्ड, 2 होगा तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और इनके बीच में क्या बनेगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दैट इज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस बनेगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में बनेगा एस्टर बॉन्ड, 2 बनेंगे तो डाई न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा एंड दैट वो फॉस्फोडाइस्टर हो जाएगा। गला थोड़ा खराब है, प्लीज डोंट माइंड, ये थोड़ा वॉइस क्रैक कर रहा है इस हिसाब से। राइबोस शुगर के इसी पोजीशन पे OH होता है एंड दैट मीन डीऑक्सी फॉर्म में क्या होगा? यहाँ पे OH से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तब ये हो जाएगा डीऑक्सी। क्लियर? ऑक्सीजन यहाँ पे OH है 5' कंडीशन 2' फॉर्म में, तो 2' में एक ऑक्सीजन कम होगा। इन केस ऑफ जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होगा तो इस कंडीशन के लिए हम लोग उसको बोलेंगे डीऑक्सी। क्लियर? दिस इज अ बेसिक न्यूक्लियोटाइड बॉन्डिंग फॉर्मेशन कैसे होते हैं। तो इसको सबसे पहले फ्रेडरिक मेसन ने आइडेंटिफाई किया था, देन एक्स रे बेस्ड एक्शन में विल्किंसन फ्रैंकलिन ने इसको ऑब्जर्व किया था, वाटसन क्रिक ने इसका प्रपोज किया डबल हेलिकल फॉर्म। तो इस अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ साइंटिस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व थे। ये जो अल्टीमेट डीएनए वाले फॉर्म होते हैं, मतलब इस पॉइंट से लेके अगर हम लोग इसको यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे, अच्छे से समझ लो, दिस पॉइंट टू अप टू दिस पॉइंट, मतलब ये जो पूरा का पूरा कंडीशन है इसको हम लोग बोलेंगे एक हेलिक्स। ये पूरा का पूरा इसको हेलिक्स बोलेंगे, जिस हेलिक्स का लेंथ होगा 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4
नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम, ये होगा एक हेलिकल फॉर्मेशन, राइट। एक हेलिक्स के अंदर कितने बेस पेयर्स होंगे उस अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए डिफाइंड होंगे। मतलब एक हेलिक्स में अगर पकड़ लो 11 बेस पेयर्स है तो ये टोटल हो जाएगा A डीएनए। अगर वहाँ पे 10 बेस पेयर्स हुए तो होगा B डीएनए। सेम लाइक अगर उसमें हुए 9 बेस पेयर्स C डीएनए। अगर उसमें हुए 8 बेस पेयर्स तो होंगे D डीएनए। अगर 12 हुए तो Z डीएनए। तो ऐसे अलग अलग डीएनए बनते रहेंगे नंबर ऑफ बेस पेयर अकॉर्डिंगली। मतलब एक हेलिक्स के अंदर कितने बेस पेयर्स है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए बनते रहेंगे। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली है जितने भी डीएनए होंगे सबको राइट हैंडेड हेलिकल है, मतलब सब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में राइट हैंडेड स्ट्रक्चर शो करेंगे एक्सेप्ट एक, दैट इज Z डीएनए। Z डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड फॉर्मेशन। ये प्रोटीन के लिए भी याद रखना, Z डीएनए इज राइट हैंडेड नहीं, ये लेफ्ट हैंडेड होगा। बाकी सब डीएनए राइट हैंडेड होते हैं। ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हम लोग को पता चलता है। तो इन दैट केस ये जो लेंथ है 3.4 nm और 34 एंगस्ट्रॉम ये फिक्स्ड है। नंबर ऑफ बेस पेयर्स कम हो ज़्यादा हो कुछ भी हो जाए, बट अल्टीमेटली हेलिक्स का लेंथ ये फिक्स्ड है। अभी अगर दो मतलब हम लोग एज पर एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म पे एक हेलिक्स के अंदर 10 बेस पेयर को पकड़ के चलते हैं। अगर 10 बेस पेयर होगा तो दो बेस पेयर के बीच में गैप क्या होगा 3.4 डिवाइड बाई 10, तो दोनों के बीच में गैप निकल आएगा। अभी वहाँ पे अगर बेस पेयर नंबर इंक्रीज हो गए, अगर वहीं पे ही बेस पेयर नंबर इंक्रीज हो गए, बेस पेयर नंबर अगर इंक्रीज हो गए तो दोनों के बेस पेयर के बीच में डिफरेंस क्या होगा वो कम हो जाएगा। और बेस पेयर नंबर अगर रिड्यूस हो गए तो दो बेस पेयर के बीच में गैप इंक्रीज हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज अकॉर्डिंगली ये चेंजेस हो सकते हैं। ओके तो ये इंक्रीज डिक्रीज को डिपेंड कुछ भी करेगा बेस पेयर के नंबर, बट टोटल नंबर फिगर जो है वो सेम रहेगा। इन दैट केस अगर हम लोग यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं तो ये वाले डिस्टेंस हम लोग मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे बैकबोन ऑफ शुगर फॉस्फेट बेस प्रोजेक्ट इनसाइड, ये लोग एंटी पैरेलल होते हैं। मतलब एक 5 प्राइम 3 प्राइम होगा तो एक 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा। मतलब अगर हम लोग इसको ऑप्शन इन कंडीशन जाएंगे तो देखो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर आएगा कि एक स्ट्रक्चर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। अगर एक स्ट्रक्चर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब एक अगर ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे कुछ हो रहा है तो दूसरा ऐसे उतरेगा। तो ऐसे ही 5 प्राइम 3 प्राइम हम लोग होते हैं और दोनों के बीच में जो ये अल्टीमेट स्ट्रक्चर्स है इनको हम लोग बेस पेयर्स बोलते हैं, जिस बेस पेयर को हम लोग यहाँ पे दिखाए हुए हैं। यहाँ पे दिखा जाता है कि ऑलवेज एडेनिन बाइंड्स विद थायमीन बाय डबल बॉन्ड, गुआनिन बाइंड्स बाय ट्रिपल बॉन्ड। ये जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली दीज आर ऑल आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये सब क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो ये जो मेजर ग्रुप है मतलब बड़ा वाला जो ऐसे कर्व होगा ये मेजर ग्रुप है और छोटा वाला जो है कर्व होगा ये माइनर ग्रुप्स है। मतलब कोई भी डीएनए तुम लोग ड्रॉ कर लो, अगर यहाँ से ऐसे कुछ ड्रॉ करोगे एक बड़ा वाला ग्रुप निकलेगा छोटा ग्रुप निकलेगा। बड़ा वाले ग्रुप को हम लोग मेजर ग्रुप बोलते हैं और छोटे को हम लोग माइनर ग्रुप बोलते हैं। तो ये हम लोग जानते हैं मेजर माइनर ग्रुप्स हम लोग हिसाब से देखते हैं। तो ये बेस पेयर्स है तो इस अकॉर्डिंगली यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं 2 स्ट्रेंथ कंडीशन, 8 डबल बॉन्ड टू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, G ट्रिपल बॉन्ड, G हाइड्रोजन। प्यूरिन पिटमिन कंडीशंस है यहाँ पे। अगर अच्छे से हम लोग देखेंगे फिर से इस कंडीशन में फॉस्फेट मतलब ये एक चेन है ये एक चेन है, एक उल्टा रहेगा तो ये उल्टा हो जाएगा। तो इन शुगर शुगर के बीच में बॉन्ड बनेगा। देखो C और G उल्टा है पूरा, A और T उल्टा है पूरा। यहाँ पे शुगर है नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पे फॉस्फेट है। तो हर एक कंडीशन में क्या है एक न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। मतलब एक बेस पेयर के लिए इस साइड में एक न्यूक्लियोटाइड इस साइड में एक न्यूक्लियोटाइड, मतलब हर एक बेस पेयर के लिए 2 न्यूक्लियोटाइड चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 न्यूक्लियोटाइड मतलब 2 न्यूक्लियोसाइड, 2 न्यूक्लियोसाइड मतलब 2 नाइट्रोजन बेस, सब कुछ 2 ही होंगे। मतलब यहाँ पे एक होगा तो यहाँ पे एक होगा। और ऑलवेज ये बॉन्ड्स A और T के बीच में ही होगा, G और C के बीच में ही होगा। अगर RNA होगा तो चेंज होगा, बाकी डीएनए के लिए सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि G के साथ एडेनिन का बाइंड हो जाएगा, C के साथ थायमिन का होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। प्यूरिन के साथ पिरिमिडिन का ही होगा, पिरिमिडिन के साथ प्यूरिन का ही होगा। ऐसे वो लोग एंटी कंडीशन फॉर्म करते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो इस हिसाब से इनमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉस्फेट बॉन्ड्स ये सब कुछ फॉर्म होते रहते हैं। तो दिस इज द बेसिक वे जैसे कि ये फॉर्म होते हैं। मतलब यहाँ पे एक डीएनए स्ट्रैंड है, यहाँ पे एक डीएनए स्ट्रैंड है, ये लोग आके जुड़ जाएंगे एंड अपना अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे थोड़ा डायग्रामेटिकल फॉर्मेशन में आ रहेंगे तो ये लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद ये लोग फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये जो अल्टीमेट फॉर्मेशन होता है यहाँ पे चारगॉफ ने एक चीज़ बताया था A + G
इज इक्वल टू टी प्लस सी, ए प्लस जी बाई टी प्लस सी इज इक्वल टू ऑन कॉन्स्टेंट फॉर्म। मतलब ए प्लस जी एडेनिन प्लस गुआनिन इज इक्वल टू थायमिन प्लस साइटोसिन, प्यूरिन इज इक्वल टू pyrimidine, इनका फॉर्म सेम होता है बट कंडीशनली ए प्लस जी बाई प्यूरिन में टी प्लस सी कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है। तो ये चारगॉफ ने बताया था, और ये चारगॉफ ने जो बताया था ये हर किसी के लिए सेम होता है। बैक्टीरिया के लिए ये वैल्यू सेम है, ह्यूमन के लिए सेम है। मतलब चलो मान लो हम लोग रास्ते से चल रहे हैं और रास्ते में हम लोग को कोई डीएनए मिल गया, मिलेगा नहीं से रास्ते से हम लोग डीएनए मिल गया, डीएनए पकड़ लिए, और जब डीएनए हम लोग मिल गया तो हम लोग कुछ कैसे समझ में आएगा ये भाई कुत्ते का डीएनए है, ये इंसान का है या कुछ दूसरे का है। वही चारगॉफ वाला कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे, जो वैल्यू है अगर वैल्यू मिल जाए तो ये डीएनए इंसान का या नहीं तो कुत्ते का। हर किसी के डीएनए का ये जो वैल्यू है कांस्टेंट है। ह्यूमन के लिए वो 1.52 है और वही चीज़ इकोलाई के लिए 0.93 है। तो ये वैल्यू चारगॉफ वैल्यू हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लैम्डाफाज बैक्टीरियोफाज, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स है 5386। बैक्टीरियोफाज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियोफाज 48502 बेस पेयर्स, इकोलाई 4.6। हैप्लॉइड कंटेंट ये एनसीईआरटी के नंबर ही है, ये एक जगह में दिया हुआ है इसलिए हम लोग सोच रहे हैं एक हम लोग कहाँ से देख लिए। एनसीईआरटी के ये अलग अलग चैप्टर में, शायद 12 के चैप्टर, शायद 11 के चैप्टर, मतलब हर एक जगह में डीएनए तो होंगे हर जगह में, तो वहाँ से हम लोग उठा के लाए। तो ये अलग अलग कंटेंट में इनके बेस पेयर्स होंगे, किसी का बेस पेयर दिया हुआ है, किसी का न्यूक्लियोटाइड दिया हुआ है। अगर हम लोग को बेस पेयर दिया हुआ जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स निकल जाएंगे। जितने न्यूक्लियोटाइड्स दिए हैं उससे 2 से डिवाइड करेंगे तो उतने उनके बेस पेयर्स निकल आ जाएंगे। ये हम लोग समझ में गए। तो इस अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ह्यूमन 6.619, हैंस द लेंथ ऑफ डीएनए कितने हो गए 6.619। इतने क्या है, ये अल्टीमेटली बेस पेयर्स है इनटू टोटल नंबर ऑफ लेंथ, मतलब इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा 2.2 nm, मतलब ये 10⁻⁹ मतलब मिलीमीटर में लेके हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे। इकोलाई का लेंथ है 1.36 mm, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 1.36 mm, मतलब 1.36 × 10⁻³ मीटर। अगर हम लोग उसको जाएंगे डिवाइड करेंगे तो 4 × 10⁻6 बेस पेयर्स मिल जाएगा। तो ये बहुत बारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली आ सकते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया है, आंसर नहीं दिया है, आंसर हम लोगों ने कर लिया यहाँ पे, ये हम लोग के लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ से ही अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा बहुत हम लोग एक अलग सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाल रहे हैं, अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में आया ये चैप्टर तो यहाँ से ज़रूर ये आप सॉल्व कर पाएंगे। प्लीज़ ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए, ध्यान से क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चन है लेंथ ऑफ डीएनए 1.36 नैनोमीटर, लेंथ ऑफ डीएनए 1.36 nanometer. In this 20% is adenine. In this 20% it is adenine. Find out the number of hydrogen bonds in it. टोटल लेंथ है डीएनए का 1.36 nm, 20% उसमें एडेनिन है और उसके पूरे डीएनए से हम लोग को नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स निकालने हैं। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, या तो दिए हुए इस नंबर पे 9485007122 और 8974446789 ये नंबर पे आप कमेंट कीजिए। जिसका आंसर सही होगा मैं खुद उससे बात करके प्राइज प्रोवाइड करूंगा। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल दैट अस्तित्व जीत का, अस्तित्व नीट का। थैंक यू गाइस।